नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। एक पुरानी कहावत है, गीदड़ों ने फौज बनाकर शेर को घेरने की तैयारी शुरू कर दी, लेकिन जैसे ही शेर ने एक हुंकार की, गीदड़ों की फौज इधर उधर बिखरते हुए नजर आई। कुछ इसी तरह की स्थिति आज भारतीय राजनीति में हो गई है। इस बीच 9 बड़े नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक लेटर लिखा और उस चिट्ठी में कहा गया कि ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल विपक्षी पार्टी के नेताओं के लिए किया जा रहा है, उनके खिलाफ किया जा रहा है। ईडी और सीबीआई की जितनी कार्रवाई है वो सारी विपक्षी पार्टी के नेताओं के खिलाफ है, जो कि निर्दोष हैं, अपराधी नहीं हैं, जिनके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी की जा रही है। लेकिन जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक आदेश दिया, इन लोगों का खेमा धीरे धीरे बिखरने लगा है, क्योंकि सारे के सारे भ्रष्टाचारी हैं और भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी ये पार्टियां अब अपने नेताओं को बचा नहीं पा रही है। इसमें से ऐसे बड़े बड़े नेता भी शामिल हैं जिनके जेल जाने की तैयारी शुरू हो गई है। पीएम मोदी ने सूची तैयार कर ली है और ईडी और सीबीआई को खुली छूट दे दी है कि जो अपराधी है उसे जेल के अंदर भेजो, जो निर्दोष है उस पर हाथ नहीं डालना है। चाहे कितना भी पॉलिटिकल प्रेशर आए, चाहे मोदी सरकार के कोई बड़े मंत्री ही आपके ऊपर प्रेशर डाले, लेकिन उस दबाव में नहीं आना है। हम उस दबाव को झेल लेंगे। जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं वो चिल्लाते रहे, चीखते रहे, उस दबाव का कोई असर नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि भ्रष्टाचार के खिलाफ ये जंग जारी रहेगी। और यही वजह है कि पिछले 8 सालों में 3578 केस ईडी ने दर्ज किया है पीएमएलए के तहत, और उसमें तकरीबन 1,70,000 करोड़ की संपत्ति अटैच की जा चुकी है और 900 करोड़ की संपत्ति जब्त की जा चुकी है। यानी कि 3,500 केसेस जो हुए हैं वो केवल नेताओं के खिलाफ नहीं हुए हैं, बल्कि इसमें वो बिजनेसमैन भी शामिल हैं जो भ्रष्टाचार करते थे। वो बिजनेसमैन भी शामिल हैं जो शेल कंपनियों के माध्यम से अपने ब्लैक मनी को वाइट करते रहे। लेकिन परेशानी सिर्फ इन राजनीतिक पार्टी के नेताओं की है और इसीलिए अब सूची तैयार है। 10 बड़े नेताओं को जेल भेजने की तैयारी चल रही है और इसमें 5 तो सीएम हैं, उसके अलावा 3 पूर्व सीएम हैं और 2 डिप्टी सीएम हैं। ये जो 10 बड़े नेता हैं उनकी सूची तैयार हो चुकी है और इसलिए गीदड़ों की इस फौज में भगदड़ मच गया है। और इसमें इन लोगों के अलावा कुछ और बड़े बड़े नेता भी शामिल हैं जिसके खिलाफ मामला ईडी और सीबीआई ने दर्ज किया है और जिनसे पूछताछ भी हो चुकी है और जिनके लिए ये तैयारी की जा रही है कि फिर से इनको जेल के अंदर डालो। अब बात करते हैं पहले उन चीफ मिनिस्टर की जिनके ऊपर घोटाले के केस हैं, लेकिन फिर भी वो सर उठाकर ये कह रहे हैं कि उसने कोई गलत काम नहीं किया। इसमें सबसे पहले बात करते हैं अरविंद केजरीवाल की, जो अभी लीड कर रहे हैं इन अपोजिशन पार्टियों को, जिन्होंने इन लोगों से चिट्ठी लिखवाई कि आप हमारे साथ आकर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को बचाइए, हमारी पार्टी के उन नेताओं को बचाइए जो भ्रष्टाचार तो कर रहे हैं लेकिन वो अपराधी नहीं हैं। भ्रष्टाचार के सबूत उनके पास जरूर हैं, लेकिन हमने अपनी जांच करवा के पाया है कि ये भ्रष्टाचार मनगढ़ंत है, ये उनके ऊपर थोपा गया है ईडी और सीबीआई के द्वारा। भले ही ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे होंगे, लेकिन इन सब के सब नेताओं का जिनका इन चिट्ठी पे हस्ताक्षर था, कहीं ना कहीं सीबीआई और ईडी के रडार पर भी हैं। तो इसमें अरविंद केजरीवाल की जो बात करें उसमें साफ तौर पर पता लगता है कि शराब घोटाले का मास्टरमाइंड अरविंद केजरीवाल है और अगला नंबर अरविंद केजरीवाल का आने वाला है, क्योंकि सिसोदिया धीरे धीरे टूट रहा है और विजय नायर के साथ अरविंद केजरीवाल के जो सबसे गहरे रिश्ते थे, जिसके आधार पर सैकड़ों करोड़ की वसूली साउथ इंडियन लिकर मैन्युफैक्चरर से की गई, वो सारे के सारे राज खुलेंगे और सिसोदिया ज्यादा दिनों तक अब चुप नहीं रह पाएंगे, जिसके बाद अरविंद केजरीवाल से पूछताछ होगी और उन्हें भी हिरासत में लिया जाएगा। इसके आगे बढ़ते हैं
एक और सीएम जो कि अभी लगभग बेल पर ही चल रहे हैं, क्योंकि उनके खिलाफ चुनाव आयोग ने भी अपना रिक्वेस्ट दे दिया है कि उनकी सदस्यता खत्म होनी चाहिए। राज्यपाल के आदेश का इंतजार है और सारा का सारा चार्जशीट भी तैयार है। 5000 पन्नों की चार्जशीट दायर कर दी जा चुकी है और वो है सीएम हेमंत सोरेन, जो स्टोन माइनिंग के केस में ऐसे फंसे हैं कि उन्होंने अपनी ही कंपनी को ठेका देकर करोड़ों का हेराफेरी की। इसमें जो ईडी ने चार्जशीट दायर की है उसमें कहा गया है कि प्रतिदिन 2 से 3 लाख रुपए की कमाई होती थी और वो कमाई सिर्फ इनकी कंपनी से नहीं बल्कि कॉन्ट्रैक्ट से भी होती थी, क्योंकि सारे के सारे स्टोन माइनिंग हेमंत सोरेन ने अपने जिम्मे रख लिया था और इसके लिए पूरी नेक्सस तैयार कर ली थी। सबका नाम चार्जशीट में दायर है और इनकी गिरफ्तारी के लिए भी तैयारी की जा चुकी है। उसके बाद नंबर आता है ममता बनर्जी का। यह तीसरी ऐसे सीएम हैं जो कंफ्यूज रहती हैं। पहले तो वो विपक्षी एकता की बात करती रही और उसके लिए केसीआर, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, अरविंद केजरीवाल ये सारे नेताओं के साथ मुलाकात करती रहीं। अखिलेश यादव के चुनाव में बिना किसी शर्त के, बिना किसी लोभ लालच के उनके साथ प्रचार करने चली गई, लेकिन अचानक से उनका मन बदल गया। वो फिर से अकेले चुनाव लड़ने की बात करने लगी। उन्हें लगने लगा कि राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा उनकी पूरी नहीं होगी, लेकिन फिर से जब केजरीवाल ने रिक्वेस्ट किया तो वो भी भारतीय जनता पार्टी और पीएम मोदी के खिलाफ मैदान में उतर गई। लेकिन जो टीएमसी है उसके 18 नेता, बड़े बड़े नेताओं के खिलाफ ईडी ने मामला दर्ज कर रखा है सिर्फ पश्चिम बंगाल में, और कुछ नेता तो जेल के अंदर हैं, चाहे पार्थ चटर्जी हो, अनुव्रत मंडल हो, ये सारे के सारे जेल के अंदर हैं। और अगर केजरीवाल, ममता बनर्जी, केसीआर, शरद पवार, उद्धव ठाकरे ये सब मिलकर भी चीख चीख कर कहेंगे तो वो दावे को कैसे खारिज करेंगे कि पार्थ चटर्जी के घर से 50 करोड़ रुपया कैश मिला। ये कैश देखकर भी क्या आपको नहीं लगता कि ये भ्रष्टाचारी हैं और इनको जेल के अंदर डाला जाना चाहिए? लेकिन अब बारी ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी की भी है, क्योंकि अभिषेक बनर्जी के पूरे परिवार, उनकी पत्नी, उनकी साली, सब लोग कोयला घोटाले में फंसे हुए हैं और ममता बनर्जी के ऊपर भी कई मामले दर्ज होने वाले हैं, क्योंकि ये कोयला घोटाला की जांच की आंच ममता बनर्जी के घर आवास पर भी पहुंचने वाली है। इसके अलावा ये मनरेगा से लेकर जो दूसरे अलग अलग केंद्रीय फंड हैं, चाहे सर्व शिक्षा अभियान के तहत हो, सबके फंड को अलग तरीके से मुख्यमंत्री रिलीफ फंड में डालने का एक बड़ा घोटाला भी सामने आने वाला है, जिसमें लाखों करोड़ रुपए का गबन किया गया है अपने विधायकों और सांसदों को पैसा दे देकर, और अपने क्षेत्र में उन लोगों के लिए एक ऐसी अनुकूल स्थिति पैदा करके जिसमें वो मनरेगा के पैसे का अपने लिए इस्तेमाल कर सके। पीएम आवास योजना के तहत इन्होंने जो करप्शन किया है, 50,000 से ज्यादा घर ऐसे पाए गए हैं जो टीएमसी के नेताओं के हैं। इन मामलों की भी जांच हो रही है और ममता बनर्जी का नंबर भी आने वाला है। इन 3 में से एक और नाम सामने जुड़ गया है और वो है, चौथा नाम जो सीएम का है वो केसीआर का है, क्योंकि केसीआर आजकल पूरे हिंदुस्तान की छोटी छोटी पार्टियों के साथ, उनके नेताओं के साथ मिलजुल कर पीएम मोदी के खिलाफ आंदोलन चलाने के चक्कर में है। इसके पीछे का कारण 2 है। एक तो तेलंगाना में उनकी कुर्सी हिली हुई है, तो दूसरे स्तर पर उनके खिलाफ भी एक बड़ा मामला चल रहा है। उनके खिलाफ एक मामला है कल्पेश्वरम सिंचाई परियोजना का, जो 1 लाख करोड़ का है और जिसके लिए सीबीआई को कंप्लेन वाईएस शर्मिला ने दिया है, कोई भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं। वाईएस शर्मिला तेलंगाना के नेता हैं और आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी की बहन है। उनका मानना है कि उनके पिता वाईएस राजशेखर रेड्डी के समय जब यह प्रोजेक्ट आया था तो उसका कॉस्ट 38,000 करोड़ था, लेकिन केसीआर ने इसे बढ़ाकर 1 लाख करोड़ कर दिया और अपने विधायकों और सांसदों, मंत्रियों सबके बीच ये पैसे का बंदरबाट हुआ है, जिसके लिए वो सीबीआई से मिल चुकी हैं और मिलने के साथ साथ उन्होंने ये दावा किया है कि अगर सीबीआई इसकी जांच जल्द से जल्द शुरू नहीं करती है तो वो कोर्ट में भी जाएंगे। लेकिन सीबीआई ने
उनका एप्लीकेशन, उनकी याचिका रख ली है और उस पर इनिशियली जांच शुरू हो चुका है। दूसरे तरफ तेलंगाना में जो चल रहा है उसके लिए भी केसीआर को लगता है कि अब वो अगले चुनाव में सीएम नहीं बन पाएंगे, इसलिए मोदी विरोधी अभियान चलाओ ताकि जो तेलंगाना में बहुकोणीय मुकाबला होने वाला है, यानी बीआरएस के साथ भारतीय जनता पार्टी तो वहां मैदान में है ही, लेकिन एक तरफ टीडीपी भी है, ओवैसी की पार्टी भी है और वाईएस शर्मिला भी मैदान में उतरी हुई हैं और कांग्रेस भी है। यानी कि बीजेपी विरोधी जो एंटी बीजेपी वोट हैं वो 4 जगहों पर बंटने वाले हैं, जिससे केसीआर परेशान हैं कि मुस्लिम अगर मोदी का विरोध नहीं करेंगे तो मुस्लिम हमें वोट नहीं देंगे, ओवैसी को दे देंगे, कांग्रेस को दे देंगे। यानी कि वो भी परेशान इस बात से हैं कि कुर्सी भी हिली हुई है, ईडी सीबीआई के राडार पर भी हैं, यानी वो जेल जाने की तैयारी भी कर रहे हैं। अगर इन 4 सीएम की बात करें तो एक और सीएम के इस नाम इस लिस्ट में जुड़ गया है, लेकिन वो इन विपक्षी छोटी पार्टियों के नहीं हैं बल्कि कांग्रेस के हैं। कांग्रेस में छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल की बात कर रहे हैं, जिनके खिलाफ मामला दर्ज है और वहां पर जो कोयला के ट्रांसपोर्टेशन का घोटाला है जिसमें ईडी ने चार्जशीट दायर की है, सारा का सारा काला चिट्ठा खोल दिया है और बताया गया है कि बड़ी बड़ी नेताओं और पॉलिटिकल पार्टी को भी फंड दिया गया। 540 करोड़ रुपए के तो एंट्री डायरी में मिली है कि इतना पैसा वसूल किया गया। ऐसा माना जा रहा था कि हर रोज वहां 4 से 5 करोड़ रुपए की वसूली होती थी और भूपेश बघेल चुपचाप बैठे हुए हैं क्योंकि उनकी पर्सनल सेक्रेटरी सौम्या चौरसिया भी इसमें फंसी हुई है और डायरेक्ट ईडी को पता लगा है कि उसने 60 करोड़ रुपया खुद लिए। यानी कि यह सारा का सारा मामला अब भूपेश बघेल के दरवाजे तक पहुंच रहा है, जिसमें आईएएस अधिकारी भी शामिल हैं और गिरफ्तार कर लिए गए हैं। सूर्यकांत तिवारी, लक्ष्मीकांत तिवारी जैसे मिडिलमैन भी हैं और अग्रवाल जैसे बड़े बिजनेसमैन भी हैं, जिसका नेक्सस चल रहा था और ये सारे के सारे कहीं न कहीं भूपेश बघेल के इशारे पर ही काम कर रहे थे। यानी ये 4 के नहीं बल्कि 5-5 सीएम के ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। इसके बाद बात करते हैं कुछ पूर्व सीएम के, जो आजकल ईडी और सीबीआई की बात कर करके पीएम मोदी के ऊपर हमला कर रहे हैं। उसमें से इन लोगों ने लेटर में भी हस्ताक्षर किया है और ये जो पूर्व सीएम हैं उसमें 2 महाराष्ट्र के हैं, 1 जम्मू कश्मीर के हैं। तो पहले महाराष्ट्र के दोनों पूर्व सीएम की बात करते हैं, जिसमें से एक है शरद पवार, जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के एक नहीं कई मामले हैं, लेकिन अभी तक वो डायरेक्ट गिरफ्तार नहीं हो पाए हैं। लेकिन अभी भी गिरफ्तारी की संभावना खत्म नहीं हुई है, क्योंकि एक तरफ महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक घोटाले जो 25,000 करोड़ के है, उसमें भी उनकी भूमिका है। सिंचाई घोटाले में वो खुद और उनके भतीजे अजीत पवार हैं। तो उसके अलावा जो शुगर मिल्स को टेंडर दिए गए कोऑपरेटिव के तहत, उसमें भी उनका इन्वॉल्वमेंट है। और अब तक लगभग इनकम टैक्स ने 1500 करोड़ की संपत्ति अटैच कर रखी है। जरेंडेश्वर शुगर मिल के को अटैच कर दिया है, उसको सील कर लिया है और शरद पवार और अजीत पवार दोनों के ऊपर तलवार लटक रही है गिरफ्तारी की। उसके साथ ही उनके सहयोगी हैं उद्धव ठाकरे, जो कुछ समय तक सीएम रहे और अब ऐसे भटक रहे हैं जैसे उनके लिए एक सीट पर चुनाव जीतना भी मुश्किल हो जाएगा। लेकिन उनके घर पर भी छापा पड़ने वाला है। उनके ऊपर एक नहीं कई मामले दर्ज हैं। उनकी पत्नी के ऊपर भी ये मामला दर्ज है कि कुछ समय पहले ही उन्होंने कुछ प्लॉट्स खरीदे थे और उस प्लॉट्स में जब चुनाव लड़ रहे थे तो उस समय घोषणा पत्र में तो प्लॉट का नाम दिया, लेकिन उस पर जो बंगले बने हुए हैं उन 9 बंगलों का जिक्र भी नहीं किया। इसके साथ ही उनके जो साले हैं श्रीधर माधव पाटनकर, उनके ऊपर भी श्री साईं ट्रस्ट के तहत घोटाला करने का आरोप है। उनका जो रियल एस्टेट का कारोबार है उस पर ईडी की छापेमारी हो चुकी है और उद्धव ठाकरे इन 2-3 मामलों के अलावा कुछ और मामले में फंसे हुए हैं, जिसकी सुनवाई कोर्ट में चल रही है और एक मामला उसमें एसेट का है। यानी कि जो उन्होंने करोड़ों अरबों का जो रकम जमा की है
बिना बेनामी संपत्ति अर्जित की है उसके खिलाफ भी मामला दर्ज होने वाला है, क्योंकि वो अपने इनकम का स्रोत नहीं दिखाते हैं। अब महाराष्ट्र के 2 पूर्व सीएम के अलावा जम्मू कश्मीर के भी एक पूर्व सीएम हैं जो आजकल छटपटा रहे हैं, और वो है फारूक अब्दुल्ला। क्योंकि फारूक अब्दुल्ला को जेल भेजने की तैयारी हो चुकी है। उनके घर पर बुलडोजर भी चलाया जाएगा, क्योंकि रोशनी एक्ट के तहत जो उन्होंने बड़ा घोटाला किया और संपत्ति भी अर्जित की, बंगला भी बनाया, सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा किया है, उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। साथ ही क्रिकेट एसोसिएशन में जो जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन में घपलेबाजी हुई है उसकी भी जांच हो रही है। लेकिन सबसे पहले अभी जांच हो रही है रोशनी एक्ट की, और उसमें बुलडोजर की कार्रवाई जो चल रही है उस पर तो सुप्रीम कोर्ट ने भी मुहर लगा दी। ये सब गए थे सुप्रीम कोर्ट में कि वो कार्रवाई रुक जाए, और ये 25,000 करोड़ रुपए का जो पूरा जमीन थी उसको मात्र 76 करोड़ रुपए में इन लोगों ने बेच दी, जो कैग की रिपोर्ट से सामने आया। और उसके बाद जब सीबीआई ने जांच शुरू की तो उसमें फारूक अब्दुल्ला के साथ पीडीपी की महबूबा मुफ्ती का भी नाम सामने आया है, क्योंकि इन दोनों ने मिलकर जम्मू कश्मीर के उन जमीनों का बंदरवाट किया, अपने लोगों को दिया, और 587 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज भी हो चुका है, जिनकी जमीनों पर, मकानों पर बुलडोजर चलने वाला है। इन सीएम और पूर्व सीएम के बाद डिप्टी सीएम का नंबर आता है, जिसमें मनीष सिसोदिया तो अभी जेल के अंदर हैं, जेल में ही सड़ेंगे। और एक दूसरे जो लेटर पर हस्ताक्षर किया है वो है तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव का नंबर तो जल्दी ही आने वाला है, क्योंकि वो आईआरसीटीसी घोटाले के मुख्य आरोपियों में से एक हैं, और वो अभी जमानत पर चल रहे हैं, और उनके जमानत को कैंसिल करने के लिए याचिका भी सीबीआई ने दायर की थी। अभी उस पर सुनवाई हो रही है। लेकिन एक तरफ आईआरसीटीसी घोटाले की बात चल रही है तो दूसरी तरफ लालू परिवार के ऊपर दूसरा आफत भी है, और वो है जमीन देकर नौकरी लेने वाला। यानी कि वो जमीन लेते थे और नौकरी देते थे जब रेलवे मिनिस्टर थे, उसमें नाम राबड़ी देवी का भी है, लालू यादव का भी है, हेमा यादव का भी है, मीसा भारती का भी है। यानी कि पूरा का पूरा लालू यादव का परिवार इसमें शामिल है, जिसके लिए सीबीआई राबड़ी देवी से पूछताछ भी की है, लालू यादव से भी पूछताछ होगी, और फिर से ये मामला खुलने वाला है। यानी ये 10 बड़े नेता तो रडार पर हैं। इनके अलावा अगर देखें तो इन पार्टियों के 50 ऐसे नेता हैं, चाहे उद्धव ठाकरे की पार्टी में अनिल परब, संजय राउत हों, या फिर शरद पवार की पार्टी में अनिल देशमुख हो, अजीत पवार हों, या ममता बनर्जी की पार्टी के वो 18 नेता हों, सारे के सारे करप्शन में संलिप्त हैं, और इन लोगों को जेल भेजने के लिए पूरी सूची तैयार हो चुकी है। इसलिए चाहे जितना भी चिल्ला लें, चीख लें और पीएम मोदी पर आरोप लगा लें कि आपके इशारे पर सीबीआई और ईडी काम कर रही है, लेकिन इन लोगों को अब बख्शा नहीं जाएगा। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।